नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में। लगभग जिसको कहा जाए प्रथम चरण की जो मतदान की तिथि है उससे जो नामांकन भरे जाने हैं उसका तीसरा दिन है और उसके बावजूद बीजेपी अभी तक अपने सारे कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में। और वहीं दूसरी ओर अगर प्रचार के लिहाज से हम बात करें, कार्यकर्ताओं को देखने के हिसाब से बात करें तो बीजेपी की तरफ से इस बार यही पता नहीं चल रहा है कि संगठन संभाल कौन रहा है। हालात इतने खराब हैं कि इस समय जबकि चुनाव की बेला है, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर सन्नाटा छाया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं, सो वो यहाँ समय दे नहीं पा रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री का पता नहीं है कि वो किसको मना रहे हैं और किसे नहीं मना रहे हैं। और बात करें अन्य 250 पदाधिकारियों की तो उसमें से 20 भी प्रदेश कार्यालय में नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने जो आज अपनी सूची जारी की है उसी के साथ जो 23 प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिए उनमें से कितने मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं अजय शाह जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और तीसरी शक्ति यानी तीसरी पार्टी के रूप में सपाक्स की पार्टी के रूप में रहेंगे हरिओम गुप्ता जी, वो यहाँ अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है प्रधान जी कि जो पार्टी कार्डर बेस कही जाती है, सिस्टम से काम करने के लिए कही जाती है, उसमें आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब एक विधानसभा चुनाव ही तो हारे हैं तो उसकी हार से उबर नहीं पा रहे हैं कि ये चुनाव जीतने का मूड नहीं है आपका, लोकसभा के रहने दो 29 सीटें ही तो हैं, क्या करना? नहीं, देखिए चुनाव हारना जीतना तो राजनीति में कभी जीतेंगे कभी हारेंगे ये तो स्वीकार करना ही होगा। पर जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोग हार से उबर नहीं पाए, ऐसा नहीं है। कोई हमारे प्रदेश कार्यालय में ये कोई मतलब अभी जब तक फाइनल टिकट नहीं हो जाए तो संगठन महामंत्री भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनको मनाने के प्रयास में लगे हैं। और सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अपने अपनी कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि प्रदेश कार्यालय हमारे यहाँ कोई शो पीस कार्यालय नहीं है, सब अपने पर बन गया है आजकल, हैं आजकल शो पीस ही बन गया है। नहीं, शो पीस मतलब हाँ, पहले चुनाव तक यहाँ रहेगा, जब भोपाल के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तब आप देखेंगे यहाँ इसकी उपयोगिता। अभी मतलब भोपाल का कैंडिडेट घोषित करने में आपको और समय चाहिए। आज 4 तारीख हो गई है, अब तो 25 दिन से भी कम का समय बचा है। तो आपको नहीं लगता है कि जो प्रत्याशी बनेगा उसके आपने प्रचार के दिन भी कम कर दिए? और तो और जो कैंडिडेट सामने आपके है वो कोई छोटा मोटा कैंडिडेट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, उनको हल्के में आंक रहे हैं या गिफ्ट देना चाहते हैं ये सीट दूसरे को? देखिए भोपाल का चुनाव 12 मई का है। 12 मई से अगर आप 30 दिन भी गिने तो 12 अप्रैल होती है। नहीं, मैं तो ये पहले चरण के नामांकन की बात कर रहा हूँ कि अगर पहले चरण का अगर 11 अप्रैल लग गए हैं काम। हाँ, और दिग्विजय सिंह को हम हल्का फुल्का या वजनदार किसी विश्लेषण से नहीं पहचानना चाहते, क्योंकि निश्चित ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुत सारी पुरानी यादें हैं जो नहीं यादें। मेरा कहना ये है कि अगर 29 अप्रैल को पहला मतदान है तो जिन 6 सीटों पर मतदान है वो आपके लिए क्या कमज़ोर हैं कि उसकी वजह से आप प्रचार नहीं कर रहे हैं उन पर, या अपनी रणनीति तैयार नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, 29 अप्रैल को जो पहला चरण शुरू होगा उसको तो अभी नामांकन शुरू हो गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तीसरा दिन है आज। हाँ ठीक। अभी तो जो प्रक्रियाओं से जब तक विड्रॉ नहीं हो जाता उम्मीदवार का मतलब पर्चा जब तक फाइनल
विड्रॉल के बाद जो पिक्चर आता है, तो जब तक वो नहीं आता, जब तक इंटेंसिव चुनाव और उम्मीदवार भी उस दिन से ऐसा हर बार होता था कि ये पहली बार हो रहा है? देखिए, जो लोकल उम्मीदवार है वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो ऐसा कैसे काम पे लगे कि ना प्रदेश कार्यालय में दिख रहे हैं ना फील्ड में दिख रहे हैं? प्रदेश कार्यालय का थोड़ी, भोपाल का थोड़ी चुनाव है ये। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, जिम्मेदारी भी तो देंगे ना आप कि भाई ये फलाना कार्यकर्ता है, इसको बस से प्रचार करना है, इसको पैदल प्रचार करना है, इसको जनसंपर्क करना है, सारी चीजें बताएंगे ना आप कि नहीं बताएंगे इस बार? नहीं, कि नए तरीके से हो रहा है? नहीं, स्पून फीडिंग की आप बात कर रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो अब बंद कर दिया आपने स्पून फीडिंग। सब जगह भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक भी हैं और उम्मीदवार भी हैं, वो पदाधिकारी हैं, तो सब अपने अपने काम में लग गए। ये भोपाल बैठ के मॉनिटर करने का विषय मुझे नहीं लगता बचा, अभी नहीं है। चलिए अजय जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी ये जो पिछड़ रही है आपसे, पहले दौर के पहले चरण के मतदान के पहले की जो प्रक्रिया है उसमें? तिवारी जी, ये पूरे मसले का लबो-लबाब अगर आप देखें तो बीजेपी बहुत अच्छा तरह से जान गई है कि रमन गए, रानी गई और गए शिवराज, अगला नंबर आपका जुमलों के सरदार। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वक्त है बदलाव का, हमने तो ये विधानसभा में ये नारा दिया था, इसके पहले ही आरएसएस और बीजेपी ने इसको अख्तियार कर लिया था। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। कठुआ की आसिफा हो, गुजरात के बाबू बजरंगी हो, राजस्थान का शंभू रैगर हो, गुजरात की माया कोडवानी हो, या मुजफ्फर दंगे के संजीव बलियान हो, सभी ने, बीजेपी ने इन सब को ये बलात्कारी है, दंगाई है, बड़ी अच्छी तरह से पोषित पल्लवित कर रखा है। ये वक्त है बदलाव का। इन्होंने अपने आप को बदल के बहुत कुछ कर दिया था। एक जमाना था ये अपने आप को चाल चरित्र और चेहरे पे गौरवान्वित होते थे। अगर इनका ये चाल चरित्र और चेहरा है तो मैं समझता हूं कि अपने आप को इन्होंने बहुत बदल दिया, और ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। इनकी पार्टी की मैं बात नहीं करता। चलिए, यहाँ पर गुप्ता जी आपसे सवाल, क्योंकि आप जो है तीसरी शक्ति के रूप में हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में आप अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी जी, आपने जैसे बीजेपी की बात की, हम तो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा उसको मिला हुआ है और बड़ा कैडर बेस अनुशासित कार्यकर्ता माने जाते हैं, और जिनके यहाँ रेगुलर कार्यकर्ता पद ये सब बांटे जाते हैं, वो अभी तक प्रदेश की लोकसभा की सीटों के उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं। हार का सदमा बिल्कुल यथावत है। प्रदेश की जनता में सपाक्स ने जो माहौल पैदा किया था कि हम हैं माई का लाल है, माई के लालों ने सत्ता को परिवर्तन करके बता दिया है। और राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव पर ये तो अभी भी नहीं मान रहे ना। नहीं, बीजेपी तो कह रही है हम इस वजह से नहीं आ रहे। अरे तो नहीं आ रहे तो 10% आरक्षण क्यों कैसे लेके आए? मतलब भारत सरकार ने रातों रात बगैर किसी सूचना के आर्थिक आधार पर प्राथमिक 10% आरक्षण की बात, मांग पूरी हो गई तो फिर आपकी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए। हमारी मांग ये नहीं है। हम तो एक देश, एक कानून, एक संविधान के हिसाब से देश को चलाने की बात कर रही है सपाक्स पार्टी। आप सिर्फ वोट के लिए राजनीति कोई भी राष्ट्रीय दल करें, हम निश्चित रूप से बहुत छोटा सा हमारा अस्तित्व है, अभी तो हम प्रारंभ हुए हैं, और किसी भी विचार को प्रारंभ करने में, उसको फैलाने में बहुत समय लगता है। लेकिन आम जनता ने हमारी बात को समझा है। ये यही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश, उत्तर प्रदेश में इस समय ऐसी स्थिति है। हमारे सबसे ज्यादा उम्मीदवार अब जो मांग कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सत्ता को प्रभावित कर रहे हैं या सत्ताधारी दलों को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही नारा है कि भाई एक संविधान हो, एक विचार हो। आप वोट की राजनीति के हिसाब से अपने हिसाब से निर्णय क्यों करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पार्टी अपनी सुविधा से पालन कर लेती है और अपनी सुविधा से उसे फेल कर देती है। दूसरा, अब एक नया चीज और चल गई है कि सरकार के खजाने से पैसा बांटने की एक परंपरा चल गई है। आप मैनिफेस्टो में घोषणा कर रहे हैं, कोई 72,000 दे रहा है, कोई 6,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है। भाई आखिर ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है। अगर पार्टियां इतनी सक्षम है तो पार्टी अपने फंड से दे।
हम तो इसका एक आंदोलन चला रहे हैं कि टैक्स पेयर लेके इसको पूरे देश में इसको आंदोलन चलाएंगे। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, हर वर्ग को इतना सक्षम बनाइए। तो अभी आप किससे ज्यादा नाराज हैं, बीजेपी से ज्यादा हमारे लिए नाराज तो हैं या दोनों कांग्रेस की से? नीतियां, दोनों ने, कांग्रेस ने जो बीज बोए हैं उसकी फसल काटने की बीजेपी ने वोट की राजनीति की। उन्होंने समय समय पर एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन किए कांग्रेस ने तो सर प्रारंभ किया था, लेकिन इन्होंने तो उसको और इतना अति महत्वपूर्ण, मतलब सामान्य अवस्था में यदि व्यक्ति बातचीत में भी किसी को कोई अपशब्द बोल देता है तो उसको नॉन वेलेबल अपराध में परिवर्तित कर दिया, जो आज भी स्थिति है। और सरकारी सिस्टम में खासकर जो हमारा जो सामाजिक ताना माना है वो इतना छिन्न में हुआ है कि इससे मैं नहीं समझता कि राजनीतिक दलों को कोई लाभ मिलेगा। और आगे पीछे ये दोनों जो बड़े दल हैं या राज्यों में जो बड़े दल हैं उनको सोचना पड़ेगा कि भाई टैक्स पेयर के पैसे से, सरकार के पैसे से आप वोट कैसे खरीद सकते हैं। आप नीतियां बनाइए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, व्यक्ति को काम करने की आदत डालिए, और अब वो चीज खत्म करते जा रहे हैं राजनीतिक में मत करिए। क्या कहेंगे प्रधान जी, ये जो कह रहे हैं गुप्ता जी, इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, पहले तो मैं वक्त है बदलाव का उसका जवाब दे दूं कि अमेठी से वायनाड की सवारी डाल दी, वक्त है बदलाव का। तो आप फिर तो ये तो सवारी आपके यहाँ भी की थी, गुजरात से वहाँ चले गए थे बनारस, तो इसमें क्या बढ़िया? नहीं, हारने नहीं, यूपी से लड़ने गए थे। हाँ, तो ये भी लड़ने ही तो गए। आप तो हार से बचने रवानी। ये अभी कैसे कह सकते हैं, अभी कोई परिणाम थोड़ी आया हाँ, है अभी। सही तो बात है, हम क्यों कहेंगे? हाँ। वो तो जनता को करना है जो करना है। दूसरी बात, आरक्षण, ये सपाक्ष वाले उम्र भर आरक्षण का इशू बना रहे, और अभी मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू ही नहीं होगा। अभी तो कमेटी बनी है, वो ये तय करेगी कि क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, नहीं करना। तो अब ये मालूम नहीं, ये फिर भी एक संविधान, मतलब आप चूंकि दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि गरम गरम दूध पी जाओ आप। तो ये तो कांग्रेस के साथ भी अन्याय है ना। इनको आंदोलन चलाना चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे आप गुप्ता जी? ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना राज्य के अनिवार्य कर्तव्यों में आता है। अब राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब चुनाव आ गया, अब उसका वो हर वर्ग ये चाहता है कि हमसे SC ST और अन्य OBC वाला जो तबका है वो नाराज ना हो जाए। वोट बैंक की राजनीति सब करना चाहते हैं। देश में जो एक अच्छी विचारधारा को लेकर कोई कार्य किया जाता है उसके बारे में यदि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक नजरिए से हटकर और सर्वांगीण विकास के हिसाब से, सब लोगों के विकास के हिसाब से सोचेंगे तो इनको तो मजबूर होना पड़ेगा, हमारी बात को मानना पड़ेगा। नहीं तो ये कह रहे हैं कि आपने इनका विरोध किया तो इनका क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस? हम कर रहे हैं ना। हमारे लिए जितना भाजपा से हमें कठिनाई है उससे ज्यादा कांग्रेस से भी कठिनाई है। अरे पर जो मिल रहा पहले वो तो पालो। नहीं तो मिलेगा, क्यों नहीं देंगे तो लड़के लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो अभी लेकिन अभी निर्णय नहीं कर सकते ना हम। ये इशू बनाइए ना। इशू है, इशू क्यों नहीं है भाई? राजनीति वर्तमान में जो आचार संहिता आपको भड़का रहे हैं प्रधान जी कि आप कुछ तो करो। नहीं, देखिए हमारी कार्रवाई निरंतर चल रही है। और सपाक्स पार्टी की हमने अब राज्य की इकाई अलग बना दी है। 10 राज्यों में हमारी इकाई प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग से 10 राज्यों में हमें चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, तो कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि लेकिन हमारा तो मूल उद्देश्य ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो अपने वोटों की राजनीति हटकर सर्वांगीण विकास का, सबका विकास, सक्षम विकास लेके आप काम करें। और आप ऐसी कोई नीति ना लाएं कि आज आप पलायन जो हो रहा है, मजदूर आदमी खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलता, क्योंकि हमने इनसे इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं कि वो काम करने को चाहिए आदमी। तो अभी 10% आरक्षण के पक्ष में नहीं, आप अभी पाने के लिए जल्दी उतावले नहीं है। इसलिए उतावले नहीं है कि हमारी तो पूरी नीति ये है कि आरक्षण की समीक्षा हो। पिछले 70 सालों से जो आरक्षण आ रहा है उस पर आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया जाए सभी वर्गों के लिए, और आर्थिक अपना जो आरक्षण की नीति है उस पर पूरा सारे राष्ट्रीय दल मिलके उस पर समीक्षा करें। मतलब तत्काल आरक्षण से आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो लाभ जिसको मिल सकता है, आप कॉलेज अभी खुलेंगे, अगर नहीं देते हैं तो इस राज्य की सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने क्या भुगतना पड़ेगा? तब तक कोई चुनाव ही नहीं रहेगा फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के चुनाव तो अब पूरे साल चलने हैं। पर लोग ये कह रहे हैं कि आपकी नूरा कुश्ती चल रही है। नहीं, कोई नूरा कुश्ती नहीं चल रही। और हम भी सपाक्स पार्टी ने भी तय किया है कि भोपाल से यदि दिग्गज, दोनों दलों के दिग्गज लड़ेंगे तो हमारा व्यक्ति भी अपनी बात को रखेगा, क्योंकि दोनों दिग्गजों ने
राज्य की जनता को गुमराह किया है। और ये भोपाल सीट तो शासकीय कर्मचारियों का गढ़ वाली सीट है। चलिए अजय जी, यहाँ आपसे ये सवाल कि ये जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें बीजेपी बिखरी बिखरी नज़र आ रही है। आपने विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का स्ट्रोक लगाया उससे इनकी पार्टी बुरी तरह बिखरी हुई है इस समय, और बीजेपी के इस बिखराव का आप कितना लाभ ले पाएंगे? क्योंकि आपके यहाँ भी ये स्थिति कि अभी तक टिकट जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। आपके यहाँ भी अभी जो है 6 आधा दर्जन टिकट तो अभी भी बचे हुए हैं, और वो भी खाली ग्वालियर चंबल संभाग के। देखिए तिवारी जी, ऐसा है कि जो लास्ट फेज बचा है, 6 टिकट्स बचे हैं, और वो सब के सब हमारे यहाँ आप भी जानते हैं खेमेबाजी है इसमें। मुझे आपके चैनल में बहुत बार मैंने कहा कि हाँ है बिल्कुल, और ये एक विशेष खेमे के टिकट है, वो उनके हाथों में कभी भी घोषित हो जाएंगे। इसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं है, असुविधा वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना जो आप कह रहे हैं बिखराव की बात कर रहे हैं, बिखराव नहीं, ये तो छिन्न भिन्न हो चुके हैं, इन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए आप भोपाल की जहाँ आज आपके चैनल में बैठे हम बात कर रहे हैं, वहाँ स्थिति क्या है ये इनको समझ में ही नहीं आ रहे हो कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं। आप ये बताइए अगर भोपाल की स्थिति है तो बाहर स्थिति क्या होगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं इनसे हाथ जोड़ के, चलन जी बहुत विद्वान और सीनियर है हमारे, उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बताए कि भाई दम है तो अपने काम के बल पर वोट मांगिए ना। राम के नाम पे तो लोग बाग भीख भी मांग लेते हैं, फिर वही राम मुद्दा, वही हिंदू मुसलमान। अरे ये हर बात पे हिंदू मुसलमान, इतनी नफरत कहाँ से लाते हो श्रीमान? क्यों करते हो? ये विविधताओं का देश है, ये विविधताओं में एकता, ये है हमारी संविधान की विशेषता, उसी को छिन्न भिन्न करने को चले हैं। लेकिन बीजेपी को बड़ी झूठी पार्टी में ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, ये शुरुआत ही जब इनकी मातृ संस्था आरएसएस को भी उन्होंने भी शुरुआत की थी, भाजपा के सावरकर का बस इतना सा है फसाना कि जिसने अंग्रेजों से कितने ही बार माफी मांगी उसे ही वीर बनाना। तो ये इनकी भूमिका तो ये है। ऐसी पार्टी किस तरह से आप राष्ट्रवादी की बात ये करते हैं जिन्होंने 52 साल अपने हेडक्वार्टर्स पे झंडा तिरंगा लगने नहीं दिया, वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे? जिसने छंगी उंगली नहीं कटाई भारत की आजादी की लड़ाई में, ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे? तो इनकी बोध करते कुछ है, कहते कुछ है, दिखते कुछ है। इसलिए मैं इनसे निवेदन करता हूं, जो आइए जो कुछ भी आपने किया है, अगर आप प्रबल किसी भी चीज की अवधारणा लेके कर रहे हैं तो कीजिए। जिस तरह आप झूठ बोलते हैं, आरएसएस क्या सामाजिक संगठन है? कौन आज नहीं जानता कि वो राजनीतिक संगठन है? और गोविंदाचार्य जी ने कहा था ये मुखौटा है। साफ आइए, स्वच्छ आइए, सामने आइए, इस तरह से किसी छदम आवेश में आके वार ना करें। चलिए ठीक है प्रधान जी, ये एक बात आम कार्यकर्ता के मन में भी उठ रही है कि जो बड़े नेता 15 साल जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई, वो इस समय चुनावी परिदृश्य से पूरी तरह गायब हैं। तो ये क्या समझा जाए, हाईकमान के आदेशों की अवहेलना है, या फिर ये मान के चल रहा है आपके यहाँ एक गुट के अच्छा है अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी कमज़ोर हो जाएगी तो हमारी बूझ परख बढ़ जाएगी, ऐसा कोई समीकरण बन रहा है क्या? नहीं, वैसे माननीय अजय शाह जी अपना रटा रटाया भाषण और ये तर्क मालूम नहीं कितनी बार आ चुके हैं, ये दे रहे हैं। पर सही हम तो लोग हिंदूवादी पार्टी हैं, उसमें क्या, पर आप लोग क्यों मंदिर द्वारे द्वारे क्यों भटक रहे हो साहब? ये तो मस्जिद भी जा रहे हैं, और दोनों तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, आप हिंदू बहुल सीट वायनाड पे क्यों गए? किसी मुस्लिम बहुल सीट से सेकुलर और जो उसमें से जाते हो, वहां से राहुल जी एक तरफा विजय पाए, तभी तो सामाजिक समरसता आप प्रदर्शित कर पाएंगे। मेरे को तो लगता है कि आप लोग भी डरे डरे से तो है। अच्छा, नहीं तो ये डरे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? आपको तो प्रत्याशी हमारा काम चल रहा है, हम लोग कोई ऐसा थोड़ी कि टीवी पे दिखाएंगे, हमारा काम पर ये शैलेंद्र जी कोई सरकारी काम तो है नहीं है कि चलिए 20 सूत्री प्रोग्राम चल रहा पंचवर्षीय योजना की तरह, आज ये होगा, कल प्रस्ताव बनेगा, देखेंगे। संगठन है तो हर जनता के मन में भी उत्सुकता है कि बीजेपी वाकई सीरियस है कि नहीं कुछ सीटों के प्रति, या फिर आपके बड़े नेता सीरियस हैं कि नहीं है। अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि नरेंद्र तोमर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल,
फुटबॉल बना के रख दिया आपने अपने एक नेता को। तो नहीं, हमने तो नहीं तय किया। और अब ये तो सत्ताधारी इनके नेता हैं। नहीं, घोषित किया ना आपने टिकट। भाई आप पहले, आपको पता है वो ग्वालियर से सांसद थे नरेंद्र तोमर जी, थे कि नहीं? डर के मारे भागे पिछली वहां से। बार फिर आप- 7,000 वोटों से सुन नरेंद्र सिंह तोमर जीते थे ग्वालियर से, नहीं, वो नहीं, भी 25 शिवपुरी से की आप 2 विधानसभा सीटों के कारण नहीं, खैर जीते थे। 25 से जीते थे। नहीं, पर नहीं। ये बात विषय नहीं है। मैं देखिए- शैलेश जी ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे हाँ। कि उनको फिर आपने मुरैना दे दिया, फिर मुरैना के बाद उनका नाम भोपाल चलने लगा। अब कल उन्होंने जो बातचीत की है उससे ऐसा संकेत दिए कि भाई मैं तो मुरैना से ही लड़ूंगा, मुझे मत इधर उधर भगाओ। ये उनकी अंतिम बात है। तो आप मान के चल रहे हैं कि इस तरीके के नेताओं को अगर फुटबॉल बनाओ, काम क्या करेगा वो अगला? नहीं, देखिए मीडिया वाले तो स्वतंत्र हैं, किसको कहाँ दौड़ा दें, किसको कहाँ से हटा दें। नहीं, हम उस नहीं पे कर मैं रहे। बहस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पर ग्वालियर से हटाया क्यों, मुरैना क्यों ले गए आप? नहीं, ये विषय आप हाईकमांड ने जो उचित समझा वो किया, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ हाईकमांड है। हमारे यहाँ कोई ऐसा थोड़ी कि राहुल जी के जो दाएं बाएं वो तय कर लेंगे कि यहाँ से कौन हो, वहाँ से कौन। हमारे यहाँ तो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बैठ के तय करता है। पहले तो आप बोलते थे कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हाईकमांड हमारा नहीं होता, वो तो कार्यकर्ता तय करते। कार्यकर्ता तय होता है। नहीं, अब आपके सुरी बदल गए, इसीलिए मैंने कहा वक्त है बदलाव का। नहीं तो इस बदलाव से आप तय कितने बदलाव खुश- का हमने भी सुना है कि सरकार यदि दिल्ली में बनेगी, ये सब बदलाव वाले इधर आ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ अजय जी आप इस बदलाव को देखकर कितने उत्साहित या प्रोत्साहित हो रहे हैं आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता? सब हम इसलिए उत्साहित और प्रोत्साहित हैं क्योंकि कि अब मलाई मिलने लगी। हम जी वो हम ये साहब क्या है कि वो इनके पास खोने के लिए तो कुछ है ही 15 नहीं। साल की जो पीड़ा है। पीड़ा सही है। वो व्यक्त हो रही है। नहीं, और खोने के लिए कुछ नहीं है ना पाई, आप तो आगे ही बढ़ना है आपको। दूसरी तो बात है कि हाँ। मुझे तो वो 3 काउंटिंग मशीन याद आ रही थी जो किसी मैडम के यहाँ गिनती थी, वो जंग खा रही हैं। इसके अलावा अभी अभी नई चीज आई है, जिसकी श्रीमती का नाम नान घोटाले में आता है, जिसके बेटे में कई विदेशियों में खाता है, जिसके दामाद को पुलिस से है फरार। बताओ कौन है ऐसा इनामदार चौकीदार? रॉबर्ट वाड्रा की कह रहे हैं आप? हाँ, मैं यही चाहता था आप उनका नाम ले। जब से 80 से बीजेपी की उत्पत्ति हुई है, वो दामाद जी बोल के आए हैं, दामाद जी को अंदर कर देंगे। दामाद जी आज भी बाहर है, लेकिन जमानत आपके पर, दामाद, जमानत पर। सर आपके दामाद तो फरार है। सीएम छत्तीसगढ़ के दामाद फरार है। आप बताइए कि कौन बड़ा चौकीदार, कौन बड़ा चोर? एक जमाना था सरकार आपकी है और वो फरार है। बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं वही बोल रहा हूँ ना साहब, वो गायब है, फरार है। क्यों फरार है? मतलब आप क्या चोर के दाढ़ी में तिनका। एक जमाना था 2014 में, जब आप लोग बोलते थे अच्छे दिन, लोग बाग बोलते थे आने वाले हैं। आज कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति अगर चौकीदार का नाम लेता है तो वहां से प्रतिध्वनि आती है कि चोर है। ऐसा क्यों हो गया? ये कहाँ आ गए? अब यूं ही चलते चलते आपको बताना है, आपको चिंतन मनन करना है। चलिए हरी जी आप बताइए। दोनों दल सब अपनी अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता के बारे में उनका कोई वो नहीं है। सत्ता पर हम कैसे काबिज हों? 15 साल जो आपने कहा, वो उसी मीडिया के माध्यम से, उसी मीडिया का लाभ लेकर 15 साल सत्ता में रहे, और अब कह रहे हैं कि साहब वो मीडिया के कारण ऐसी स्थिति बन रही है कि भ्रांति पैदा हो रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मीडिया लोकतंत्र का सजग प्रहरी है और सारी चीजें अपने सामने रखता है। राज्य की बीजेपी की पार्टी ऐसे ऐसे नाम प्रस्तावित करती है जिसे केंद्रीय समिति ठुकरा के फेंक देती है, भगा देती है। आज ही पेपर में छपा है, साधना सिंह के नाम पर अमित शाह जी ने बहुत नाराजगी व्यक्त की, विदिशा से नाम प्रस्तावित किया। तो ये तो बीजेपी का हाल है। कांग्रेस में भी वही स्थिति है। आपने स्वयं स्वीकार किया अभी कि हमारे यहाँ भी गुटी असंतुलन है। अब ज्योतिरादित्य पर ये तो कांग्रेस की यूएसपी है ना। नहीं, लेकिन कांग्रेस संतुलन है कि असंतुलन है? दोनों किसी ना किसी तरह बस सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जिससे हम सत्ता की आम जनता के भलाई से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस ने पिछले 2 महीनों में जो काम किया, आप फीडबैक ले लें, उसमें जनता के प्रति वही स्थिति है जो बीजेपी की चरम 6 महीने की शिवराज
प्रत्याशी के समय थी वही ब्यूरोक्रेसी आ भी है, वही वन मैन शो आ भी है, लाओ एक ले जाओ, दूसरे को पता नहीं है लाओ और ऑर्डर इसमें ले क्या जाओ। हो रहा है, लेकिन चल रही है भाई, सरकार जनता ने चुन के दी है, काम अच्छा करेंगे तो जनता मिलेगी, नहीं तो अब बदलाव के लिए तो सपाक्स पार्टी है, हम विचार तो अपना आगे आप बढ़ाएंगे। तो सही है, आप अपना झंडा उठा के चलेंगे विरोध का। यहाँ प्रधान जी आपसे सवाल के, चूंकि विपक्ष में हैं आप मध्य प्रदेश में, परंतु जो मुद्दे इस समय आने चाहिए जनता के बीच वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपका प्रदेश मुख्यालय जो है वो सन्नाटे में है। उसको यही पता नहीं है कि कौन से इशू पर हमको प्रदेश स्तरीय आंदोलन चलाना चाहिए, कहाँ पर हमको कांग्रेस का विरोध करना चाहिए, ये बताने वाला ही कोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि ऐसा जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच, इससे बहुत कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा आपको? देखिए, अब जो बतलाना है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता को बतलाना है। आप और तैयारी नहीं करेंगे? अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पर ये संदेश और ये आंदोलन या ये कहिए जनसंपर्क के माध्यम से वो प्रयास किया जा रहा है कि ये चोरों के सरदार आ गए हैं और अली बाबा 40 चोर बैठे हैं। और लॉ और ऑर्डर वाला जो इनका इशू है कि पहले रेप कम होते थे, अब ज़्यादा होने लगे, किसान पहले कम मरते थे, अब ज़्यादा मरने लगे, और फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं। अभी टीवी पे ही आ रहा था, कहाँ वो मारा मिट्टी बज गई बिहार में, वो कौन है इनके बिहार, और टीवी पे ही दिख रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहीं उनको घेर के विरोध हो गया था। अच्छा है, ये तो खुला मंच है इनका, क्या है। चलिए, यहाँ अजय जी आपसे अंतिम सवाल कि बीजेपी के बिखराव को देखते हुए और कांग्रेस की एकजुटता, ये वाकई चुनाव परिणामों तक कायम रहेगी या फिर बीच में बिखर जाएगी? आप देखिए, 15 साल हम तो दंश भोगते आए हैं वनवास का, हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और अगर इतने जल्दी, और सीखने में जो सीख हमने मिली है उसी के कारण ये है कि आज हम सत्ता में हैं। इतने जल्दी अगर भूल जाएंगे तो हमारी भी क्या बोलते हैं, हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर जनता की, तो निसंदेह जनता ये चाहती है कि राजनीतिक दल अपने आप में अपनी कार्यशैली में शुचिता लाएं, और साथ साथ जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो इसी में है कि दोनों दल एक दूसरे का सम्मान भी करें और जनता की भावनाओं को समझें। परंतु ये अफसोस की बात है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो बात है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।